बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने को लेकर देश भर में बवाल मचा है। क्यों है हंगामा बरपा? क्या नुपुर बहाना है, हंगामा बरपाना है? इस पर से पर्दा उठाएंगे आज। कभी कभी चीजें जो दिखती हैं वो होती नहीं है और असल में जो होती हैं वहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच पाती। जी हाँ, ये कहना है राजनीतिक विश्लेषक पुनीत आलोक का। इनका कहना है कि नुपुर शर्मा तो बहाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जर्मनी का पोलैंड पर हमला था। लेकिन जब आप उसके डिटेल में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जर्मनी पर पोलैंड पर हमला तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का एक बहाना मात्र था। उसके मूल कारण तो कुछ दूसरे ही थे। अभी हिंदुस्तान और इस्लामिक जगत में नुपुर शर्मा के बयान पर चल रहा हंगामा भी कुछ ऐसा ही है। एक नजर देखने में ऐसा लग रहा है कि ये धार्मिक और भावना आहत का मामला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहाना है और ये नहीं होता तो कुछ और होना तय था। अब जरा सोचिए, महज 28 लाख आबादी वाला पिद्दी सा देश कतर क्या कभी इतना साहस दिखा सकता था कि वो भारत को धमका सके? और मान लीजिए कि दुस्साहस करके ऐसा कर भी दिया तो अमेरिका समेत पूरे यूरोपियन कंट्रीज को ठेंगे पर रखने वाला नया भारत क्या उनकी धमकी सुन लेता? क्या उनकी धमकी से डर जाएगा? आपको ये सब पचने लायक बात नहीं लग रही होगी। जरा ध्यान दीजिए, हाल फिलहाल में हमारे देश और दुनिया में क्या असामान्य घटना देखी जा रही है, तो सारे सस्पेंस से खुद ब खुद पर्दा उठ जाएगा। जी हाँ, अभी देश में एक तरह की अराजकता फैलने जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत के मित्र खाड़ी देशों के अचानक से आंखें तड़ेरने से पहले एक असामान्य घटना भी हुई। वो ये कि भारत का ही एक आदमी अमेरिका में बैठकर ये इशारा कर रहा था कि भारत में केरोसिन छिड़क दिया गया है। असल में उसके कहने का मतलब था कि अब भारत में केरोसिन छिड़का जा चुका है और अब प्लान को आगे बढ़ाया जा सकता है। और प्लान आगे बढ़ गया, मतलब कि प्लान के अनुसार एक छोटी सी बात पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि कुछ लोग सिर्फ मसाज करवाने और महज मौज मस्ती के लिए हमेशा विदेश जाते हैं तो फिर आप बहुत ही भोले हैं। उनके पास इतना पैसा और साधन है कि वे यहीं शिमला या जयपुर में ही बैंकॉक और थाईलैंड से भी ज्यादा सुख सुविधा जुटा सकते हैं। असल में वे विदेश जाते हैं अपना नेटवर्क तैयार करने के लिए, अपना इकोसिस्टम चेक करने के लिए। लेकिन फिर सवाल है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है और इससे उसे क्या लाभ है? तो इसका जवाब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में छिपा है। ये सारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, पावर गेम का, और इसी पावर गेम को आज समझना है। तो चलिए वो पावर गेम समझते हैं कि यह आखिर है क्या। कुछ समय तक अमेरिका दुनिया का नंबर 1 बॉस था और पूरी दुनिया में वो अपनी दादागिरी चलाता था। जैसे लोगों को डराने के लिए रंगबाजों के यहाँ 10-20 मुस्टंडे लठैत बैठे रहते हैं, वैसे ही अमेरिका ने भी अपने यहाँ नाटो नामक लठैत बिठा रखे। रूस के विघटन के बाद अमेरिका निश्चिंत था कि अब हम दुनिया को आजीवन अपने इशारों पर नचाएंगे और जिसको मर्जी धमकाएंगे। और ऐसी ताकत के लिए चाहिए था तेल और गैस के साथ असीम ताकत। इसके लिए उसने सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर को पहले ही अपने पाले में कर लिया और कमोवेश सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। रूस दरकिनार था, पाकिस्तान से त्रस्त रहते भारत उसकी जी हजूरी कर रहा था, अफगानिस्तान पर अमेरिका का कब्जा था और पाकिस्तान उसके रहमो करम पर जिंदा था। इस तरह उसने लगभग पूरी दुनिया पर पकड़ बना रखी थी। लेकिन इस बीच रूस लगातार मजबूत होने लगा, वैश्विक मार्केट चीन की धाक बढ़ाने लगे और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही पाकिस्तान को वैश्विक पटल पर लगभग नगण्य कर दिया और अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ाने लगे। चीन को पायजामे में रखने के चक्कर में अमेरिका ने भारत को इसमें सहयोग दिया, लेकिन तभी कोरोना आ गया। कोरोना में भी अमेरिका को लगा कि अब हम इसकी दवाई बनाकर दुनिया भर में बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा, कोरोना के कारण अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और इधर भारत, चीन और रूस मजबूत होते चले गए। तब तक ट्रंप की सरकार चली गई और वामपंथी बाइडेन आ गए।
बाइडेन ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली, जिससे तालिबान ने वहां कब्जा कर लिया। इससे अमेरिका की सुपर पावर की इमेज को बहुत धक्का लगा और उसकी खूब थू-थू हुई और विश्व में नए वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा होने लगी, जिससे अमेरिका बेहद चिंतित हो गया, क्योंकि नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका सुपर पावर नहीं रहना था। और अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को चैलेंज करते हुए मुख्यतः 3 देश थे, रूस, चीन और भारत। और अमेरिका को अगर वर्ल्ड सुपर पावर रहना था तो उसे अपने इन तीनों कॉम्पिटिटर को किसी भी तरह रोकना था। इसके लिए उसने यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने का लालच देकर रूस से लड़वाया। रूस को भी लगा कि यूक्रेन को तो वो 2-4 दिन में जीत ही लेगा, इसलिए उसने भी जोश में आकर हमला कर दिया। लेकिन रूस की गलती साबित हुई, क्योंकि पीठ पीछे अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था ताकि रूस अधिकाधिक समय तक युद्ध में लड़ता रहे और बर्बाद होता रहे। चीन को उसने हांगकांग, ताइवान और साउथ चाइना सी में उलझा दिया। उसे पैजामे में रखने के लिए क्वाड बना लिया। हालांकि भारत को निपटाने की उसकी योजना रूस और चीन के बाद की थी, लेकिन इसी बीच भारत ने अमेरिका के कथनानुसार रूस के विरोध में हिस्सा नहीं लिया। इस पर अमेरिका तिलमिला गया और पूरे यूरोपीय यूनियन को लेकर भारत पहुंच गया। फिर भी भारत नहीं झुका और रूस के खिलाफ खड़ा होना तो छोड़ो, अमेरिका यूरोपियन यूनियन के लाख दबाव डालने के बाद भी रूस से तेल खरीदना जारी रखा। हमेशा भारत को अपने पिछलग्गू के रूप में देखने वाला अमेरिका भारत के इस आंख में आंख डालकर देखने की पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर पाया और उसने भारत को मानवाधिकार के आरोप के साथ इनडायरेक्ट रूप में धमकाया। लेकिन मोदी के नेतृत्व में भारत अब किसी के भी सामने झुकने को तैयार नहीं था और अमेरिका पर पलटवार करते हुए वहां भी मानवाधिकार का मामला उठा दिया। इस तरह मोदी सरकार ने इंटरनेशनल ऑयल लॉबी, हथियार और फार्मा लॉबी के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया। इससे अमेरिका और पूरा यूरोपियन यूनियन तिलमिला उठा। अब सवाल यह है कि इस सारे खेल में कतर और अरब कहां से आ गए। दरअसल हिंदुस्तान को कतर की ज़रूरत है अफगानिस्तान के लिए। असल में अफगानिस्तान में तालिबान के 2 हिस्से हैं। उसके एक हिस्से को पाकिस्तान कंट्रोल करता है और दूसरे हिस्से को कतर कंट्रोल करता है, और कतर को कंट्रोल करता है अंकल सैम, अमेरिका। आपको याद होगा कि अगस्त 2021 में भारत के राजदूत राकेश मित्तल कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के हेड पॉलिटिकल ऑफिसर शेख मोहम्मद अब्बास से मिले थे, जिसमें काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई। अब पहले ये जान लेते हैं कि भारत को अफगानिस्तान क्यों चाहिए। तो पिछले 8 सालों में मोदी ने पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है कि अब डूबा तब डूबा। भारत को अफगानिस्तान समेत OIC का साथ चाहिए। कश्मीर में 1947 की नेहरू की गलती को सुधारने के लिए, बृहद भारत और ट्रेड के लिए हिंदुस्तान का असल कंपटीशन और खतरा पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है, और इसी खतरे से निपटने के लिए भारत भी चीन की तरह वन बेल्ट वन रोड ट्रेड रूट बनाना चाहता है, जो कि भारत के कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ओमान, जॉर्डन, इजराइल, साइप्रस और ग्रीस को जोड़ेगी। यानी भविष्य में अफगानिस्तान से रिश्ता चाहिए ही चाहिए। अमेरिका भारत की इस कमज़ोरी को समझ गया है और वो इसी को कमज़ोर नस मानकर भारत का उपयोग रूस के खिलाफ करना चाह रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि भारत बिना अमेरिका के कतर में नहीं घुस पाएगा और बिना कतर के अफगानिस्तान में घुसना असंभव है। और इस बीच संयोग से हिंदुस्तान में ज्ञानवापी मथुरा काशी विवाद शुरू हो गया और इसी पर हंगामा कर भारत को घेरने की साजिश तैयार हो गई। पूरी जमीन तैयार की गई। उन्होंने अमेरिका में भांडा फोड़ दिया कि भारत में केरोसिन छिड़क गया है और वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। चूंकि इसका स्वरूप धार्मिक था और हिंदुओं के कुछ बोलने से जन समुदाय में गलत संदेश चला जाता कि बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण में लिप्त हो गई है, प्रमाणों के बाद भी मुस्लिमों के सुर में सुर मिला रही है, मस्जिद वहीं रहने दो, इस मुद्दे को और ज़्यादा न उछाला जाए, इसलिए संघ प्रमुख भागवत ने मोर्चा संभाला, जिससे स्लीपर सेल तार्किक रूप से कमज़ोर पड़ गए। लेकिन दुर्भाग्य से डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा तैश में आकर वो बोल गई जो इनके काम का था। हालांकि ये बात नुपुर से पहले भी जाकिर नाइक कई बार बोल चुके हैं, लेकिन नुपुर की बात को रिकॉर्ड करके रख लिया गया, ये हमारे काम का है। उधर 2 जून को हिंदुस्तान ने कतर और अमेरिका को बाईपास करते हुए सीधे तालिबान से काबुल में मीटिंग की।
इस मीटिंग की जानकारी मिलते ही अमेरिका और कतर समझ गए कि अब उनकी वैल्यू खत्म हो गई है भारत के लिए। इसलिए भारत को सबक सिखाने और बैकफुट पर धकेलने के लिए ठीक एक दिन बाद 3 जून को अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया कि भारत में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है। और अमेरिका के ऐसा कहते ही भारत में मौजूद स्लीपर सेल ने मोर्चा खोल दिया। पूर्व के एक सामान्य से बात को हर जगह प्रचारित कर तापमान बढ़ाना शुरू कर दिया गया। इनके तापमान बढ़ाते ही तुरंत इनका इकोसिस्टम काम पर लग गया और टीवी डिबेट नेताओं मौलानाओं से होता हुआ ये मस्जिदों तक पहुंच गया और फिर आम कटेशनों तक। उस पर हंगामा काटने का प्लान तय हुआ और प्रदर्शन के नाम पर पत्थरबाजी पर सहमति बनी। उसके बाद की घटनाक्रम आपको मालूम ही है। इस बीच अमेरिका ने कतर को झांसे में लिया। OIS में नेता बनने का लालच देकर कतर को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी इशारे पर कतर और कुवैत के सामने आते ही बीजेपी को सारा खेल समझ आ गया और आनंद फानन ने नुपुर और नवीन को पार्टी से निलंबित कर दिया। अब समझिए कि इसमें सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान कहां से आ गए। अभी कतर इस्लामी चरमपंथियों का गढ़ बना हुआ है जबकि सऊदी अरब लिबरल। लेकिन इस्लाम की शुरुआत से अरब ही कटेशरों का नेता रहा है। इसलिए जब इस्लाम के बारे में कतर और कुवैत ने आगे बढ़कर नेतागिरी करने की कोशिश की तो सऊदी अरब भी इसमें कूद गया। असल में किसी भी इस्लामिक देश को न किसी को नुपुर से दिक्कत है, न भारत से और ना ही मोदी से। अगर किसी को दिक्कत है तो वो है अमेरिका, क्योंकि मोदी ने अमेरिका के सामने झुकने और दादागिरी करने से मना कर दिया। भारत को किसी भी हालत में विश्व शक्ति बना देने के लिए मोदी आतुर हैं। इसलिए भारत को बैकफुट पर धकेलने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें हमारे देश के भी कुछ राजनीतिक लोग इस लालच में इन्वॉल्व हैं कि उन्हें सत्ता मिल जाएगी। खैर, ये एक पावर गेम है जिसमें धर्म, मजहब, मान सम्मान का कहीं कुछ नहीं है। जो दिख रहा है वो एक बहाना है, मकसद तो धमक दिखाना है। देखते रहिए न्यूज़ आई इंडिया।